दोस्तों, मेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट राजीव दीक्षित की कुछ झलकियां आपके सामने जो प्रस्तुत की थी, उसे आप सब ने जो प्यार और सम्मान दिया, उसका मैं आभारी हूं। आज मैं आप सबसे राजीव भाई के बारे में विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं पवन यादव। दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज फिर श्रद्धेय राजीव दीक्षित के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों, राजीव दीक्षित जी के परिचय में जितनी बातें कही जाए वो कम है। कुछ चंद शब्दों में उनके परिचय को बयान कर पाना असंभव है। ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने राजीव दीक्षित जी को गहराई से सुना और समझा है। फिर भी हमने कुछ प्रयास कर उनके परिचय को कुछ शब्दों का रूप देने का प्रयत्न किया है। परिचय शुरू करने से पहले हम आपको ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जितना परिचय राजीव भाई का हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, वो उनके जीवन में किए गए कार्यों का मात्र 1% से भी कम ही होगा। उनको पूर्ण रूप से जानना है तो आपको उनके व्याख्यानों को सुनना पड़ेगा। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गांव में पिता राधेश्याम दीक्षित एवं माता मिथिलेश कुमारी के यहाँ हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने इलाहाबाद शहर के जेके इंस्टीट्यूट से बीटेक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद राजीव भाई ने कुछ समय भारत सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी कार्य किया। श्री राजीव जी इलाहाबाद के जेके इंस्टीट्यूट से बीटेक की शिक्षा लेते समय ही आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़ गए, जिसके संस्थापक श्री बनवारी लाल शर्मा जी थे, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही गणित विभाग के मुख्य शिक्षक थे। इसी संस्था में राजीव भाई प्रवक्ता के पद पर थे। संस्था में श्री अभय प्रताप, संत समीर, केशर जी, राम धीरज जी, मनोज त्यागी जी तथा योगेश कुमार मिश्रा जी शोधकर्ता अपने अपने विषयों पर शोध कार्य किया करते थे, जो कि संस्था द्वारा प्रकाशित नई आजादी उद्घोष नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ करते थे। और राजीव भाई के ओजस्वी वाणी से देश के कोने कोने में व्याख्यानों की एक विशाल श्रृंखलाबद्ध वैचारिक क्रांति आने लगी। राजीव जी ने अपने प्रवक्ता पद के दायित्वों को एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में निभाया, जो कि अतुल्य है। बचपन से ही राजीव भाई में देश की समस्याओं को जानने की गहरी रुचि थी। प्रतिमास 800 रुपये का खर्च उनका मैगजीनों, सभी प्रकार के अखबारों को पढ़ने में हुआ करता था। वे अभी 9वीं कक्षा में ही थे कि उन्होंने अपने इतिहास के अध्यापक से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब उस अध्यापक के पास भी नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमको इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों का भारत के राजा से प्रथम युद्ध 1757 में पलासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से हुआ था। उस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था और उसके बाद भारत गुलाम हो गया था। राजीव भाई ने अपने इतिहास के अध्यापक से पूछा कि सर, मुझे ये बताइए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले कितने सिपाही थे? तो अध्यापक कहते थे कि मुझको नहीं मालूम। तो राजीव भाई ने पूछा, क्यों नहीं मालूम? तो कहते थे कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, तो मैं तुमको कहां से पढ़ा दूं? तो राजीव भाई ने उनको बराबर एक ही सवाल पूछा कि सर, आप जरा ये बताइए कि बिना सिपाही के कोई युद्ध हो सकता है? तो अध्यापक ने कहा नहीं। तो फिर राजीव भाई ने पूछा, फिर हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कि युद्ध में कितने सिपाही थे अंग्रेजों के पास? और उसके दूसरी तरफ एक और सवाल राजीव भाई ने पूछा था कि अच्छा ये बताइए कि अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे? ये तो हमको नहीं मालूम। सिराजुद्दौला जो लड़ रहा था, हिंदुस्तान की तरफ से उनके पास कितने सिपाही थे? तो अध्यापक ने कहा कि वो भी नहीं मालूम। तो खैर, इस सवाल का जवाब बहुत बड़ा और गंभीर है कि आखिर इतना बड़ा भारत मुट्ठी भर अंग्रेजों का गुलाम कैसे हो गया? यहां लिखेंगे तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका जवाब आपको राजीव भाई के एक व्याख्यान, जिसका नाम आजादी का असली इतिहास में मिल जाएगा।
तो देश की आजादी से जुड़े ऐसे हजारों सवाल दिन रात राजीव भाई के दिमाग में घूमते रहते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात प्रोफेसर धर्मपाल नाम के एक इतिहासकार से हुई, जिनकी किताबें अमेरिका में पढ़ाई जाती है, लेकिन भारत में नहीं। धर्मपाल जी को राजीव भाई अपना गुरु भी मानते हैं। उन्होंने राजीव भाई के काफी सवालों का जवाब ढूंढने में बहुत मदद की। उन्होंने राजीव भाई को भारत के बारे में वो दस्तावेज उपलब्ध करवाए जो इंग्लैंड की लाइब्रेरी हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे हुए थे, जिनमें अंग्रेजों ने पूरा वर्णन किया था कि कैसे उन्होंने भारत गुलाम बनाया। राजीव भाई ने उन सब दस्तावेजों का बहुत अध्ययन किया और ये जानकर उनके रोंगड़े खड़े हो गए कि भारत के लोगों को भारत के बारे में कितना गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। फिर सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए राजीव भाई गांव-गांव, शहर-शहर जाकर व्याख्यान देने लगे और साथ-साथ देश की आजादी और देश के अन्य गंभीर समस्याओं का इतिहास और उसका समाधान तलाशने में लगे रहते। इलाहाबाद में पढ़ते हुए उनके एक खास मित्र हुआ करते थे, जिनका नाम है योगेश मिश्रा जी। उनके पिताजी इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील थे। तो राजीव भाई और उनके मित्र अक्सर उनसे देश की आजादी से जुड़ी रहस्यमयी बातों पर वार्तालाप किया करते थे। तब राजीव भाई को देश की आजादी के विषय में बहुत ही गंभीर जानकारी प्राप्त हुई कि 15 अगस्त 1947 को देश में कोई आजादी नहीं आई, बल्कि 14 अगस्त 1947 की रात को अंग्रेज माउंटबेटन और नेहरू के बीच के समझौता हुआ था, जिसे सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर अग्रीमेंट कहते हैं। इस समझौते के अनुसार अंग्रेज अपनी कुर्सी नेहरू को देकर जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए 33,735 कानून वैसे ही इस देश में चलेंगे। और क्योंकि आजादी की लड़ाई में पूरे देश का विरोध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, तो सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर जाएगी और उसके साथ जो 126 कंपनियां और भारत को लूटने आई थी, वो वैसे की वैसे ही भारत में व्यापार करेगी, लूटती रहेगी। आज उन विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 6,000 को पार कर गई है। एक बात जो राजीव भाई को हमेशा परेशान करती रहती थी कि आजादी के बाद भी अगर भारत में अंग्रेजी कानून वैसे के वैसे ही चलेंगे और आजादी के बाद भी विदेशी कंपनियां भारत को वैसे ही लूटेंगी जैसे आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटा करती थी। आजादी के बाद भी भारत में वैसे ही गौ हत्या होगी जैसे अंग्रेजों के समय होती थी, तो हमारे देश की आजादी का अर्थ क्या है? तो ये सब जानने के बाद राजीव भाई ने इन विदेशी कंपनियों और भारत में चल रहे अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ एक बार फिर से वैसा ही स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया, जैसा किसी समय में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ लिया था। अपने राष्ट्र में पूर्ण स्वतंत्रता लाने और आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और उसे जीवन पर्यंत निभाया। वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों को भारत में चल रहे अंग्रेजी कानून, आधी अधूरी आजादी का सच, विदेशी कंपनियों की भारत में लूट आदि विषयों के बारे में बताने लगे। सन 1999 में राजीव के स्वदेशी व्याख्यानों की कैसेटों ने समूचे देश में धूम मचा दी थी। 1984 में जब भारत में भोपाल गैस कांड हुआ, तब राजीव भाई ने इसके पीछे के षड्यंत्र का पता लगाया और यह खुलासा किया कि यह कोई घटना नहीं थी, बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया एक परीक्षण था। तब राजीव भाई यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी प्रकार 1995 से 76 में टिहरी बांध के बनने के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चे में भाग लिया और पुलिस लाठी चार्ज में काफी चोटें भी खाई। और इसी प्रकार 1999 में उन्होंने राजस्थान के कुछ गांवसियों साथ मिलकर एक शराब बनाने वाली कंपनी, जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया था, और वो कंपनी रोज जमीन के नीचे बहुत अधिक मात्रा में पानी निकालकर शराब बनाने वाली थी, उस कंपनी को भगाया। 1991 भारत में चले ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को राजीव भाई स्वदेशी उद्योगों का सर्वनाश करने वाला बताया और पूरे आंकड़ों के साथ घंटों घंटों इस पर व्याख्यान दिए और स्वदेशी व्यापारियों को इसके खिलाफ जागरूक किया। फिर 1994 में भारत सरकार द्वारा किए वीटो समझौते का विरोध किया,
क्योंकि यह समझौता भारत को एक बहुत बड़ी आर्थिक गुलामी की ओर धकेलने वाला था। इस समझौते में सैकड़ों ऐसे शर्तें सरकार ने स्वीकार कर ली थी जो आज भारत में किसानों की आत्महत्या करने का, रुपए का डॉलर की तुलना में नीचे जाने का, देश बढ़ रही भूख और बेरोजगारी का, खत्म होते स्वदेशी उद्योगों का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वकालत सभी सर्विस सेक्टर में बढ़ रही विदेशी कंपनियों का कारण है। राजीव भाई के अनुसार इस समझौते के बाद सरकार देश को नहीं चलाएगी, बल्कि इस समझौते के अनुसार देश चलेगा। देश की सारी आर्थिक नीतियां इस समझौते को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी और भारत में आज तक बनी किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं जो इस डब्ल्यूटीओ समझौते को रद्द करवा सके। उन्होंने ने बताया कि कैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ जैसे संस्थाएं अमेरिका आदि देशों की पिट्ठू है और विकासशील देशों की संपत्ति लूटने के लिए इनको पैदा किया गया है। इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने लिए राजीव भाई अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पूरे देश में विदेशी कंपनियों, अंग्रेजी कानून, डब्ल्यूटीओ आदि के खिलाफ अभियान चलाने लगे। ऐसे ही आर्थर डंकल नाम एक अधिकारी जिसने डंकल ड्राफ्ट बनाया था, भारत में लागू करवाने के लिए वो एक बार भारत आया तो राजीव भाई और बाकी कार्यकर्ता बहुत गुस्से में थे। तब राजीव भाई ने उसे एयरपोर्ट पर ही जूते से मार मार कर भगाया और फिर उनको जेल हुई। 1999 से 2000 सन में उन्होंने दो अमेरिकन कंपनियां पेप्सी और कोका कोला के खिलाफ प्रदर्शन किया और लोगों को बताया कि ये दोनों कंपनियां पेय पदार्थ के नाम पर आप सबको जहर बेच रही है और हजारों करोड़ की लूट इस देश में कर रही है और आपका स्वास्थ्य बिगाड़ रही है। राजीव भाई ने लोगों से कोक, पेप्सी और इसका विज्ञापन करने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों और फिल्मी स्टारों का बहिष्कार करने को कहा। सन 2000 में 9/11 की घटना घटी तो कुछ अखबार वाले राजीव भाई के पास भी उनके विचार जानने को पहुंचे। तब राजीव भाई ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों टावर आतंकवादियों ने गिराए हैं। तब उन्होंने पूछा, आपको क्या लगता है? राजीव भाई ने कहा, मुझे लगता है ये काम अमेरिका ने खुद ही करवाया है। तो उन्होंने कहा, आपके पास क्या सबूत है? राजीव भाई ने कहा, समय दो, जल्दी सबूत भी ला दूंगा। और 2007 में राजीव भाई ने गुजरात के एक व्याख्यान में इस 9/11 की घटना का पूरा सच लाइव प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों के सामने रखा, जिसका वीडियो यूट्यूब पर 9/11 वॉज टोटली लाई के नाम से उपलब्ध है। और 9 सितंबर 2013 को रूस ने भी एक वीडियो जारी कर 9/11 की घटना को झूठा बताया। 2003 से 2004 में राजीव भाई ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए वाटी कानून का विरोध किया और पूरे देश के व्यापारियों के समूह में जाकर घंटों घंटों व्याख्यान दिए और उन्होंने जागरूक किया कि ये वाट का कानून आपकी आर्थिक लूट से ज्यादा आपके धर्म को कमजोर करने और भारत में ईसाईयत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। देश में हो रही गौ हत्या को रोकने के लिए भी राजीव भाई ने कड़ा संघर्ष किया। राजीव भाई का कहना था कि जब तक हम गौ माता का आर्थिक मूल्यांकन कर लोगों को नहीं समझाएंगे, तब तक भारत में गौ रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सरकार आज तक गौ हत्या के खिलाफ संसद में बिल पास नहीं कर सकी। उनका कहना था कि सरकारों का तो पता नहीं वो कब संसद में गौ हत्या के खिलाफ बिल पास करे, क्योंकि कि आजादी के 64 साल में तो उनसे बिल पास नहीं हुआ और आगे करेंगे इसका भरोसा नहीं। इसलिए तब हमें खुद अपने स्तर पर ही गौ हत्या रोकने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर अलग अलग जगह पर व्याख्यान कर लोगों को गौ माता की महत्वता और उसका आर्थिक महत्व बताया। उन्होंने 60 लाख से अधिक किसानों को देसी खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के सूत्र बताए कि कैसे किसान रासायनिक खाद, यूरिया आदि खेतों में डाले बिना गौ माता के गोबर और गौमूत्र से खेती कर सकते हैं, जिससे उनके उत्पादन का खर्चा लगभग शून्य होगा और उनकी आय में बहुत बढ़ोतरी होगी। आज किसान 15-15 हजार रुपए लीटर कीटनाशक खेत में छिड़क रहा है, टनों टन महंगा यूरिया, रासायनिक खाद खेत में डाल रहा है, जिससे उसके उत्पादन का खर्चा बढ़ता जा रहा है और उत्पादन भी कम होता जा रहा है। रासायनिक खाद वाले फल सब्जियां खाकर लाखों लाखों लोग दिन प्रतिदिन बीमार हो रहे हैं।
राजीव भाई ने गरीब किसानों को गाय न बेचने की सलाह दी और उसके गोबर और गौमूत्र से खेती करने के सूत्र बताए। किसानों ने राजीव भाई के बताए हुए देसी खेती के सूत्रों द्वारा खेती करना शुरू किया और उनकी आर्थिक समृद्धि बहुत बढ़ी। 1998 में राजीव भाई ने कुछ गौ समितियों के साथ मिलकर गौ हत्या रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। सामने बैठे कुरैशी कसाईयों ने कहा, क्यों नहीं होनी चाहिए? कोर्ट में साबित यह करना था कि गाय की हत्या कर मांस बेचने से ज्यादा लाभ है या बचाने से। कसाईयों की तरफ से लड़ने वाले भारत के सभी बड़े बड़े वकील जो 50-50 लाख तक फीस लेते हैं, सोली सोराबजी की 20 लाख की फीस है, कपिल सिब्बल 22 लाख की फीस है, महेश जेठमालानी, राम जेठमालानी का लड़का जो फीस लेते हैं 32 लाख से 35 लाख, सारे सभी बड़े वकील कसाईयों के पक्ष में। और इधर राजीव भाई जैसे लोगों के पास कोई बड़ा वकील नहीं था, क्योंकि इतना पैसा नहीं था, तो इन लोगों ने अपना मुकदमा खुद ही लड़ा। हां, इतना आपको जरूर बता दें, 2005 में मुकदमा राजीव भाई और उनके कार्यकर्ताओं ने जीत लिया। राजीव भाई अदालत में गाय के 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद तैयार करने का फॉर्मूला बताया और अदालत के सामने करके भी दिखाया, जिससे रोज की 1800 से 2000 रुपए की रोज की कमाई की जा सकती है। ऐसे ही उन्होंने गौमूत्र से बनने वाली औषधियों का आर्थिक मूल्यांकन करके बताया। और तो और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी गोबर गैस से चलाकर दिखा दी। जज ने 3 महीने गाड़ी चलाई और ये सब देख अपने दांतों तले उंगली दबा ली। राजीव भाई को जब पता चला कि रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों के बाद देश की सबसे अधिक हजारों करोड़ रुपए की लूट दवा बनाने वाली सैकड़ों विदेशी कंपनियां कर रही है, और इसके अलावा ये बड़ी बड़ी कंपनियां वो दवाएं भारत में बेच रहे हैं जो अमेरिका और यूरोप के बहुत से देशों में बैन है, और जिससे देशवासियों को भयंकर बीमारियां हो रही है, तब राजीव भाई ने इन कंपनियों के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर दिया। राजीव भाई ने आयुर्वेद का अध्ययन किया और 3500 वर्ष पूर्व महर्षि चरक के शिष्य वाघभट्ट जी को महीनों महीनों तक पढ़ा और बहुत ज्ञान अर्जित किया। फिर घूम घूम कर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे बिना दवा खाए आयुर्वेद के कुछ नियमों का पालन कर हम सब बिना डॉक्टर के स्वस्थ रह सकते हैं और जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति अपने शरीर की 50% चिकित्सा स्वयं कर सकता है। राजीव भाई खुद इन नियमों का पालन 15 वर्ष से लगातार कर रहे थे, जिस कारण वे पूर्ण स्वस्थ थे। 15 वर्ष तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गए थे। वो आयुर्वेद के इतने बड़े झाता हो गए थे कि लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियां जैसे शुगर, बीपी, दमा, अस्थमा, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल आदि का इलाज करने लगे थे और लोगों को सबसे पहले बीमारी होने का असली कारण समझाते थे और फिर उसका समाधान बताते थे। लोग उनके हेल्थ के लेक्चर सुनने के लिए दीवाने हो गए थे। इसके अलावा वो होम्योपैथी चिकित्सा के भी बड़े झाता थे। होम्योपैथी चिकित्सा में तो उन्हें डिग्री भी हासिल थी। एक बार उनको खबर मिली कि उनके गुरु धर्मपाल जी को लकवा का अटैक आ गया है और उनके कुछ शिष्य उनको अस्पताल ले गए थे। राजीव भाई ने जाकर देखा तो उनकी आवाज पूरी जा चुकी थी। हाथ पांव चलने पूरे बंद हो गए थे। अस्पताल में उनको बांध कर रखा हुआ था। राजीव भाई धर्मपाल जी को घर ले आए और उनको एक होम्योपैथी दवा दी। मात्र 3 दिन उनकी आवाज वापिस आ गई और 1 सप्ताह में वो वैसे चलने फिरने लगे कि कोई देखने वाला मानने को तैयार नहीं था कि इनको कभी लकवा का अटैक आया था। कर्नाटक राज्य में एक बार बहुत भयंकर चिकनगुनिया फैल गया। हजारों की संख्या में लोग मरे। राजीव भाई अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर हजारों हजारों लोगों को इलाज करके मृत्यु से बचाया। ये देखकर कर्नाटक सरकार ने अपनी डॉक्टरों की टीम राजीव भाई के पास भेजी और कहा कि जाकर देखो कि वो किस ढंग से इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा राजीव भाई ने यूरोप और भारत की सभ्यता, संस्कृति और इनकी भिन्नताओं पर गहरा अध्ययन किया और लोगों को बताया कि कैसे भारतवासी यूरोप के लोगों की मजबूरी को अपना फैशन बना रहे हैं और कैसे उनकी नकल कर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। राजीव भाई का कहना था कि देश में आधुनिकीकरण के नाम पर पश्चिमीकरण हो रहा है
और इसका एकमात्र कारण देश में चल रहा अंग्रेज मैकॉले का बनाया हुआ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि आजाद भारत में सारे कानून अंग्रेजों के चल रहे हैं। इसीलिए यह मैकॉले द्वारा बनाया गया शिक्षा तंत्र भी चल रहा है। राजीव भाई कहते थे कि इस अंग्रेज मैकॉले ने जब भारत का शिक्षा तंत्र का कानून बनाया और शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया, तब इसने एक बात कही कि मैंने भारत का शिक्षा तंत्र ऐसा बना दिया है कि इसमें पढ़ के निकलने वाला व्यक्ति शक्ल से तो भारतीय होगा, पर अक्ल से पूरा अंग्रेज होगा। उसकी आत्मा अंग्रेजों जैसी होगी, उसको भारत की हर चीज में पिछड़ापन दिखाई देगा और उसको अंग्रेज और अंग्रेजियत ही सबसे बढ़िया लगेगी। इसके अलावा राजीव भाई का कहना था कि इसी अंग्रेज मैकॉले ने भारत की न्याय व्यवस्था को तोड़कर आईपीसी, सीपीसी जैसे कानून बनाए और उसके बाद बयान दिया कि मैंने भारत की न्याय पद्धति को ऐसा बना दिया है कि इसमें किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा। सालों साल मुकदमे लटकते रहेंगे, मुकदमों के सिर्फ फैसले आएंगे, न्याय नहीं मिलेगा। इस अंग्रेज शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी न्याय व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए राजीव भाई ने मैकॉले शिक्षा और भारत की प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पर बहुत व्याख्यान दिए और इसके अतिरिक्त अपने एक मित्र आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता पवन गुप्ता जी के साथ मिलकर एक गुरुकुल की स्थापना की। वहां वो फेल हुए बच्चों को ही दाखिल करते थे। कुछ वर्ष उन बच्चों को उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति से पढ़ाया और बच्चे बाद में इतने ज्ञानी हो गए कि आधुनिक शिक्षा में पढ़े बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके आगे दांतों तले उंगली दबाते थे। राजीव जी ने रामराज्य की कल्पना को समझना चाहा। इसके लिए वे भारत अनेकों साधु संतों, राम कथा करने वालों से मिले और उनसे पूछते थे कि भगवान श्री राम राज्य के बारे क्या कहा है, लेकिन कोई भी उत्तर उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर उन्होंने भारत में लिखी सभी प्रकार की रामायणों का अध्ययन किया और खुद ये हैरान हुए कि राम कथा में से भारत की सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। फिर राजीव भाई घूम घूम कर खुद राम कथा करने लगे और उनकी राम कथा सभी संत और बाबाओं से अलग होती। वो सिर्फ उसी बात पर अधिक चर्चा करते जिसे अन्य संत तो बताते नहीं या वो खुद ही न जानते हैं। राजीव भाई लोगों को बताते कि किस प्रकार रामकथा में भारत की सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप राजीव भाई की रामकथा वाला व्याख्यान सुन सकते हैं। 2009 में राजीव भाई बाबा रामदेव के संपर्क में आए और बाबा रामदेव को देश की गंभीर समस्याओं और उनके समाधानों से परिचित करवाया और विदेशों में जमा कालेधन आदि के विषय में बताया और उनके साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आजादी बचाओ के कुछ कार्यकर्ता राजीव भाई के इस निर्णय से सहमत नहीं थे। फिर भी राजीव भाई ने 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ना, उनको देश की मुख्य समस्याओं का कारण और समाधान बताना, योग और आयुर्वेद से लोगों को निरोगी बनाना और भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ जोड़कर 2014 में देश से अच्छे लोगों को आगे लाकर एक नई पार्टी का निर्माण करना था, जिसका उद्देश्य भारत में चल रही अंग्रेजी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से खत्म करना, विदेशों में जमा काला धन वापस लाना, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना और एक वाक्य में कहा जाए, ये आंदोलन संपूर्ण आजादी को लाने के लिए शुरू किया गया था। राजीव भाई के व्याख्यान सुनकर मात्र 2.5 महीने में 6 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में प्रत्यक्ष रूप में इस आंदोलन से जुड़ गए थे। राजीव भाई पतंजलि में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के बीच व्याख्यान दिया करते थे, जो पतंजलि योगपीठ के आस्था चैनल पर के माध्यम से भारत के लोगों तक पहुंचा करते थे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ 3 से 4 करोड़ लोग जुड़ गए थे। फिर राजीव भाई भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रतिनिधि बनकर पूरे भारत की यात्रा पर निकले। गांव-गांव, शहर-शहर जाया करते थे। पहले की तरह व्याख्यान देकर लोगों को भारत स्वाभिमान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे। लगभग आधे भारत की यात्रा करने के बाद राजीव भाई 26 नवंबर 2010 को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ राज्य के एक शहर रायगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने 2 जनसभाओं को आयोजित किया। इसके पश्चात अगले दिन 27 नवंबर 2010 को
जंजगीर जिले में दो विशाल जनसभाएं की इसी प्रकार 28 नवंबर बिलासपुर जिले में व्याख्यान देने से पश्चात 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी दया सागर और कुछ अन्य लोग साथ थे। दुर्ग जिले में उनकी दो विशाल जनसभाएं आयोजित थी। पहली जनसभा तहसील बेमतरा में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक थी। राजीव भाई ने विशाल जनसभा को आयोजित किया। इसके बाद का कार्यक्रम 4:30 बजे दुर्ग में था, जिसके लिए वह दोपहर 2 बजे बेमेतरा तहसील से रवाना हुए। इसके बाद की घटना विश्वास योग्य नहीं है। इसके बाद की सारी घटना उस समय उपस्थित छत्तीसगढ़ के प्रभारी दया सागर और कुछ अन्य साथियों द्वारा बताई गई है। उन लोगों का कहना है, गाड़ी में बैठने के बाद उनका शरीर पसीना पसीना हो गया। दया सागर ने राजीव जी से पूछा तो जवाब मिला कि मुझे थोड़ी गैस सीने में चढ़ गई है, शौचालय जाऊं तो ठीक हो जाऊंगा। फिर दया सागर तुरंत उनको दुर्ग के अपने आश्रम में ले गए। वहां राजीव भाई शौचालय गए और जब कुछ देर बाद बाहर नहीं आए तो दया सागर ने उनको आवाज दी। राजीव भाई ने दबी दबी आवाज में कहा, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं निकल रहा हूं। जब काफी देर बाद राजीव भाई बाहर नहीं आए तो दरवाजा खोला गया। राजीव भाई पसीने से लथपथ होकर नीचे गिरे हुए थे। उनको बिस्तर पर लिटाया गया और पानी छिड़का गया। दया सागर ने उनको अस्पताल चलने को कहा। राजीव भाई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद होम्योपैथी डॉक्टर आकर उनको दवाइयां दी। फिर भी आराम न आने पर उनको भिलाई के सेक्टर 9 में इस्पात स्वयं अस्पताल में भर्ती किया गया। इस अस्पताल में अच्छी सुविधाएं न होने के कारण उनको अपोलो बीएसआर में भर्ती करवाया गया। राजीव भाई एलोपैथी चिकित्सा लेने से मना करते रहे। उनका संकल्प इतना मजबूत था कि वो अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था कि सारी जिंदगी एलोपैथी चिकित्सा नहीं ली तो अब कैसे ले लूं। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय बाबा रामदेव ने उनसे फोन पर बात की और उनको आईसीयू में भर्ती होने को कहा। फिर राजीव भाई 5 डॉक्टरों की टीम के निरीक्षण में आईसीयू भर्ती करवाए गए। उनकी अवस्था और भी गंभीर होती गई और रात्रि 1 से 2 के बीच डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बेमेतरा तहसील से रवाना होने के बाद की ये सारी घटना राज्य प्रभारी दयासागर और अन्य अधिकारियों द्वारा बताई गई है, क्योंकि राजीव जी की मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताकर सब तरफ प्रचारित किया गया। 30 नवंबर को उनके मृत शरीर को पतंजलि हरिद्वार लाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और 1 दिसंबर राजीव जी का दाह संस्कार कणखल हरिद्वार में किया गया। राजीव भाई के चाहने वालों का कहना है कि अंतिम समय में राजीव जी का चेहरा पूरा हल्का नीला काला पड़ गया था। उनके चाहने वालों ने बार बार उनका पोस्टमार्टम करवाने का आग्रह किया, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। राजीव भाई की मौत लगभग भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से मिलती जुलती है। आप सबको याद होगा, ताशकंद से जब शास्त्री जी का मृत शरीर लाया गया था तो उनके भी चेहरे का रंग नीला काला पड़ गया था और अन्य लोगों की तरह राजीव भाई भी ये मानते थे कि शास्त्री जी को विष दिया गया था। राजीव भाई और शास्त्री जी की मृत्यु में एक जो समानता है कि दोनों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। राजीव भाई की मृत्यु से जुड़े कुछ सवाल। किसके आदेश पर यह प्रचारित किया गया कि राजीव भाई की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है? 29 नवंबर दोपहर 2 बजे बेमेतरा से निकलने के पश्चात जब उनको गैस की समस्या हुए और रात 2 बजे जब उनको मृत घोषित किया गया, इसके बीच में पूरे 12 घंटे का समय था। 12 घंटे में मात्र एक गैस की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आखिर पोस्टमार्टम करवाने में क्या तकलीफ थी? राजीव भाई का फोन जो हमेशा ऑन रहता था, उस 2 बजे बाद बंद क्यों था? राजीव भाई के पास एक थैला रहता था जिसमें वो हमेशा आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाएं रखते थे। वो थैला खाली क्यों था? 30 नवंबर को जब उनको पतंजलि योगपीठ में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, उनके मुंह और नाक से क्या टपक रहा था? उनके सिर को माथे से लेकर पीछे तक काले रंग के पॉलीथीन से क्यों ढका था? राजीव भाई की अंतिम वीडियो जो आस्था चैनल पर दिखाई गई तो उसको एडिट कर चेहरे का रंग सफेद कर क्यों दिखाया गया?
अगर किसी के मन को चोर नहीं था तो वीडियो एडिट करने की क्या जरूरत थी? अंत पोस्टमार्टम ना होने के कारण उनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य ही बनकर रह गई। राजीव भाई के कई समर्थक उनके जाने के बाद बाबा रामदेव से काफी खफा है, क्योंकि बाबा रामदेव अपने एक व्याख्यान में कहा कि राजीव भाई को हार्ट ब्लॉकेज था, शुगर की समस्या थी, बीएपी भी था। राजीव भाई पतंजलि योगपीठ की बनी दवा मधुनाशनी खाते थे, जबकि राजीव भाई खुद अपने एक व्याख्यान में बता रहे हैं कि उनका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है। वे पिछले 20 साल से डॉक्टर के पास नहीं गए और अगले 15 साल तक जाने की संभावना नहीं। और राजीव भाई के चाहने वालों का कहना है कि हम कुछ देर के लिए राजीव भाई की मृत्यु पर प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आती कि पतंजलि योगपीठ वालों ने राजीव भाई की मृत्यु के बाद उनको तिरस्कृत करना क्यों शुरू कर दिया? मंचों के पीछे उनकी फोटो क्यों नहीं लगाई जाती? आस्था चैनल पर उनके व्याख्यान दिखाने क्यों बंद कर दिए गए? कभी साल अगर उनकी पुण्यतिथि पर व्याख्यान दिखाए भी जाते हैं तो वो भी 2-3 घंटे के व्याख्यान को काट काट कर 1 घंटे का बनाकर दिखा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके कुछ समर्थक कहते हैं कि भारत स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए हुए थी, राजीव भाई की मृत्यु के बाबा रामदेव उस राह हट क्यों गए? राजीव भाई और बाबा खुद कहते थे कि सब राजनीतिक पार्टियां एक जैसी है, हम 2014 में अच्छे लोगों को आगे लाकर एक नया राजनीतिक विकल्प देंगे। लेकिन राजीव भाई की मृत्यु के बाद बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान के आंदोलन की दिशा बदल दी और राजीव की सोच के विरुद्ध आज वो भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे। इसलिए बहुत से राजीव भाई के चाहने वाले भारत स्वाभिमान से हटकर अपने अपने स्तर पर राजीव भाई का प्रचार करने में लगे हैं। राजीव भाई ने अपने पूरे जीवन में देश भर में घूम घूम कर 5,000 से ज्यादा व्याख्यान दिए। सन 2005 तक वह भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 4 बार भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने विदेशी कंपनियों की नाक में दम कर रखा था। भारत के किसी भी मीडिया चैनल ने उनको दिखाने का साहस नहीं किया, क्योंकि वह देश से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बात करते थे कि एक बार लोग सुन ले तो देश में 1857 से बड़ी क्रांति हो जाती। वह ऐसे ओजस्वी वक्ता थे जिनकी वाणी पर मां सरस्वती साक्षात निवास करती थी। जब वे बोलते थे तो श्रोता घंटों मंत्रमुग्ध होकर उनको सुना करते थे। 30 नवंबर 1967 को जन्मे और 30 नवंबर 2010 को ही संसार छोड़ने वाले ज्ञान के महासागर श्री राजीव दीक्षित जी आज केवल आवाज के रूप में हम सबके बीच जिंदा है। उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज आज देश के लाखों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है और भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करने आखिरी उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों, इसमें किसी भी सत्यता का दावा मैं नहीं करता। ये सारी जानकारी गूगल और विकिपीडिया से खोज कर दी है। दोस्तों, अगर श्रद्धेय राजीव भाई आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत है तो आज के इस एपिसोड को भारत के कोने कोने तक जरूर पहुंचाएं। अब पवन यादव को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी टॉपिक के साथ। नमस्कार।